कर्नाटक विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हैं अतुल लोंढे पाटिल, इसके साथ ही जेडीएस के प्रवक्ता एस.एस. शंकरना हमारे साथ हैं, डी.के. दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल अतुल जी आपसे है, आपने अभी हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आ गई तो पीएफआई का गढ़ बन जाएगा कर्नाटक। कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, वो झूठा है, करप्ट है, भ्रष्ट है और भ्रष्ट जो होने की वजह से वो भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहा है। पीएफआई पे सबसे पहले बैन मांगने वाला कांग्रेस था, लेकिन इन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी? क्योंकि इनको सूट करती है राजनीति। इनका देखिए, अभी मेरे पास लिस्ट है। ध्रुव सक्सेना, ये आईएसआई का एजेंट। एक कुडुलकर अभी डायरेक्टर पकड़ा गया, वो आईएसआई का एजेंट। तालिब हुसैन शाह, ये जेएंडके का इनका सोशल मीडिया का हेड। ये अमरनाथ में हिंदू यात्रियों पे अटैक करने का प्लान बना रहा था, ये पकड़ा गया। पर्रिकर, अभी नहीं है, स्वर्गवासी पर्रिकर, इन्होंने श्रीराम सेना को 2017 में जो है वो बैन किया था गोवा में, पर्रिकर जी ने। तो ये सारे सही है। और इनका नेता देखो क्या कहता है, एविएशन मिनिस्टर है, जो राष्ट्रभक्ति के भाषण सुनिए, उसी बजरंग दल का सदस्य पूरे अतुल जी चलिए हम आपके पास आगे आएंगे। आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, तमाम आपके नेता। विशाल जी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो सुनने दोनों लोगों को 50 सेकंड का वीडियो है। आप अपने ट्विटर अकाउंट पे भी डाल सकते हैं। आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, इसमें समय क्यों? आप अपनी बात रखेंगे, सारे लोग सुनेंगे, आपकी बात पर जवाब आएगा। कहने का मतलब यह है विशाल जी कि हमारे भगवान बजरंगबली, उनके बारे में हम क्या कहते हैं? बजरंगबली को प्रार्थना करते हैं, बजरंगबली तोड़ दे 40% के भ्रष्टाचार की नली। लेकिन आपके ऊपर तो 85% की बात की जा रही है। अतुल जी आपके ऊपर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, 85% के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। तो देखिए, 85% का सच बताता हूं मैं, अभी तकलीफ हो जाएगी भाजपा वालों को। उन्होंने कहा था ये बाबू लोग, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें का करप्शन दूर करने के लिए फिर हमने टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज की, इनकम टैक्स में कंप्यूटराइजेशन आया, सारी जगह आया। यहाँ तो ईश्वरप्पा, जिसको पकड़ा जाता है 8 करोड़ के साथ में, जिसके बेटे को कैश जेल में पकड़ा जाता है, उसे देश के प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं कि मदद करो हमको। यहाँ पर तो मठों के जो स्वामी हैं, जो मठों को पैसा मिलता है, उसमें 30% का मांगा जाता है। चलिए अतुल लोंढे जी आपके पास आते हैं, हम चलते हैं प्रेम शुक्ला के पास। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं चुनाव को, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं। देखिए विशाल जी, कैसे मुद्दों से भटका रहे हैं? जब सिद्धारमैया की सरकार थी तो पीएफआई के 1600 पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को क्या सिद्धारमैया की सरकार ने नहीं छोड़ा था? और पीएफआई का जो पॉलिटिकल आउटफिट है एसडीपीआई, आज भी अगर कांग्रेस को समर्थन दे रहा है कर्नाटक से लेकर वायनाड तक, और जो लोग अभी ये बातें कर रहे थे ना यहाँ वहां के अतुल लोंढे जी, याकूब मेमन को मोहल्ला कमेटी के सदस्य कांग्रेस के लोगों ने बनाया। टाइगर मेमन का पासपोर्ट अतुल लोंढे पाटिल, आपके पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने, कांग्रेस के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ने टाइगर मेमन का पासपोर्ट बनवाया। दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा इब्राहिम, वो जो है कांग्रेस के यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष था। तो आप क्या बातें कर रहे हैं भाई? आतंकवाद पर और टीपू सुल्तान के बारे में क्यों बातें नहीं की जाएंगी? टीपू सुल्तान के सपोर्ट में कौन खड़ा था? देखिए इनके बीच में बोल नहीं रहा था। अतुल जी आपसे जवाब लेंगे। प्रेम शुक्ला को बात पूरी करने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा, एक एक करके बात करेंगे, सबकी बात आएगी। प्रेम शुक्ला आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अतुल से व्यग्रता क्यों? जी मैं सच कर रहा था। इनकी व्यग्रता हम आपके पास आएंगे। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी फिर बीच में चिल्लाने लगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो विकास की बात करती है कि 25,000 करोड़ रुपए सिद्धारमैया सरकार तक सिर्फ वनवासी समाज को दिया जा रहा था। 1.25 लाख करोड़ रुपए आज उस वनवासी समाज को, अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों को दिया जा रहा है। 10,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। अटल स्वास्थ्य योजना के तहत हजार लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आयुष्मान योजना का अलग से लाभ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को मकान मिला है। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी जिनको आदत है
उनका तो संकट है। जी विशाल जी। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो बजरंग बली, इसके अलावा पीएफआई, इसके अलावा अगर हम और बयान आपके नेताओं के देख ले तो ये कहाँ से आ रहे हैं? आरक्षण की बात हो रही है, मुस्लिम आरक्षण की चर्चा हो रही है, लिंगायत वक्कालिगा जात के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए कांग्रेस किस तरह से सांप्रदायिक असंवैधानिकता करती है। मुसलमानों को धर्म के आधार पर किसी भी धर्म संप्रदाय को आरक्षण नहीं देना चाहिए, यह संविधान सभा का निर्णय था। जिस संविधान सभा में अधिकांश सदस्य कांग्रेस के थे, उन्होंने यह निर्णय लिया था कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन इस संविधान का भी जो है पूरी तरह से संविधान का दुरुपयोग करते हुए, उसको धत्ता बताते हुए समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देते हैं। तो असंवैधानिक कुकृत्य अगर ये करेंगे तो उसकी चर्चा हम चुनाव में करेंगे। चलिए प्रेम शुक्ला, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब मैं जल्दी से कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लेता हूं। अतुल लोंढे जवाब दीजिए। जिनको आधार है उनको हम आरक्षण जवाब दीजिए कि आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, आप भी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप आरक्षण की, अगर आप मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं तो अतुल लोंढे जवाब दीजिए। ऐसा है कि झूठ पे झूठ 100 बार झूठ बोलो तो सच हो जाता है। इस तरह की बातें बीजेपी का हर कोई करता है, प्रवक्ता भी यही कर रहा है। मुस्लिम समाज के किसी भी धर्म के नाम पे आरक्षण दिया नहीं जा सकता। शेख पठान जो है, बचे हुए जिन लोगों को नहीं मिल पाए उन्हें आरक्षण है, और बाकी जो ओबीसी एससी एसटी में मुस्लिम से उनको पहले से आरक्षण है। नहीं है ऐसा नहीं है, तो बचे हुए लोगों, शेख पठान कौन सी जात के होते जानते हैं? बीच में बात मत करो। नहीं, शेख पठान को आरक्षण देंगे आप? सुनो ना, अभी तो मेरे बीच में बड़ा बोल रहे थे आप, तो आते नहीं, लगातार बोले जा रहे थे लोंढे जी। नहीं, मैंने लगातार बोल रहे थे। जो था करेक्ट किया, झूठ को करेक्ट किया था मैंने। ब्रजभूषण आपके झूठ को मैं बेनकाब कर रहा हूँ ना। शेख कौन सी जात के होते हैं जरा बताइए ना। शेख वहां जो है वो शेख वहां उच्च जाति है। वो गुर्गा था। देखो गुर्गा किसका था? ब्रजभूषण शरण सिंह उसको करेक्ट कर रहा था, उसको खत लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब टाड़ा में अंदर था। ब्रजभूषण शरण सिंह दाऊद का गुर्गा, जो लोगों ने खून किया था, मारने के लिए गए थे। अरे याकूब मेमन जो है वो कांग्रेस का था, नूरा इब्राहिम कांग्रेस का था। वो अब दूसरी बात, धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं है, जात के नाम पर जो मुस्लिम में जो जातियां है। अरे हितेंद्र ठाकुर आप ही के जो है विधायक थे, पप्पू कालानी आपके विधायक थे, याकूब मेमन जो है, ये सब दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिए ही काम करते थे। शरद पवार आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ ही आपके पार्टनर हैं। देखिए बौखलाहट देखिए क्या है। आपने मुझे, मैं नहीं बौखला, सिर्फ हमको उत्तर दे रहा हूँ। बौखला तो आप रहे हैं। बात पूरी करिए प्रेम शुक्ला जी, आपके पास फिर आते हैं। अतुल जी आप अपनी बात पूरी करिए जी जल्दी से। देखिए एक रिटर्न लॉ है कि कोई भी टेररिस्ट का शव कभी दिया नहीं जाता है, क्योंकि उसके पीछे कल्ट तैयार होता है। इन्होंने याकूब मेमन का जबरदस्ती शव दिया और उसके बाद राजनीति करने की कोशिश की। जब हमने बोला तो इनका मुंह जो है वो बंद हो गया। अब आते हैं आरक्षण की बात पे। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, इन्होंने खत लिख के कहा कि आप जातिगत जनगणना करो, ओबीसी को जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये तत्व स्वीकार कर आरक्षण देना चाहिए। नहीं देंगे, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा हम ओबीसी के जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। सुनिए, और खड़गे जी को कितनी निचली स्तर पर राजनीति आ गई है। खड़गे जी को इनका एक विधायक का कैंडिडेट जिसके ऊपर संगीन 40 आरोप है, ड्रग्स से लेके अन्य भाग्य का चावल चुराने तक, वो धमकी देता है मैं उनके पूरे परिवार को सफाया कर दूंगा। इसकी सफाई नहीं देते हैं। अतुल जी इस पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा इसकी जांच कर रहे हैं। अगर आप इतने ही विकास के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे? अतुल जी कर्नाटक में अगर आपकी इतनी लहर थी, जिस तरह से आप लोग की तरफ से दावा किया गया, आपके सारे नेता पहुंच रहे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जात और धर्म के आधार पर तो चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप मुस्लिम आरक्षण की पैरोकारी अगर कर रहे हैं, तो क्या आप जात धर्म के ऊपर उठकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? एक मिनट, आज हमने 5 गारंटी की बात की है। हम 200 यूनिट बिजली की बात करते हैं, हम 10 किलो अनाज की बात करते हैं, हम 3000 रुपया जो है वो युवक जो ग्रेजुएट है उसको देने की बात करते हैं 2 साल तक, 1500 रुपया ग्रेजुएट को, महिलाओं को पूरा हम सफर। अतुल जी हमारे पास आपका पूरा घोषणा पत्र है, हमने लाइव भी दिखाया है। मैं आपसे एक सीधा जवाब चाहता हूं। अतुल जी, अमित शाह ने अभी बयान दिया है कि 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किया गया है, लिंगायत और एससी एसटी में उसको दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो 6% मुस्लिम आरक्षण देगी। आज आप ऑन एयर बैठे हुए, आप बताइए क्या अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप मुसलमानों को 6% आरक्षण देंगे कर्नाटक में? हम ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी धर्म की रहो, उसकी पुनर्जातिगत जनगणना कर
जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी भागीदारी, हम सबको आरक्षण देंगे और 50% की जो लिमिट है वो लिमिट हटाने के लिए फिर से संसद में आवाज उठाएंगे। अतुल जी इनमें दम सीधा आरोप तो है ये उनका करें। आपके ऊपर कि आप मुसलमानों को 6% आरक्षण देंगे। ये मराठों का भी है। और अमित शाह जी यहाँ क्या कर रहे हैं कर्नाटक में, जब मणिपुर जल रहा है बॉर्डर स्टेट, इनकी वजह से मैती और कुकीज भिड़े हुए हैं। अतुल जी सीधा सा सवाल है, आप उसको घुमा रहे हैं। आप 6% मुस्लिम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे? आप सीधा सा जवाब दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं, जेडीएस के प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। मैंने हमारी भूमिका जो है स्पष्ट रखी है। हम ओबीसी, जितनी भी ओबीसी जाति है, जो भी धर्म की है, उसकी गिनती कर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी आरक्षण देंगे और 50%। चलिए अतुल जी, यानी घूम फिरकर आप भी आरक्षण जाति और धर्म की तरफ ही घूमता हुआ नजर आ रहा है पूरा चुनाव में। चलता हूं एस शंकरना की तरफ, जो जेडीएस के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी का व्यू क्या है? मुस्लिम आरक्षण चाहिए? न्याय तो यही है कि मुझे इनका उत्तर देने का। चलिए प्रेम शुक्ला जी जल्दी से आप दीजिए, क्योंकि दो गेस्ट और जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए जल्दी से। सही बीफ जो है वो, देखिए पहली बात मैं इनसे जानना चाहता हूं, विशाल जी कृपा करके ये बताएंगे कि ये 2011 में जो जनगणना हुई उसमें जाति जनगणना का फिगर इन्होंने क्यों नहीं घोषित किया? ये किस लिए छिपा गए? और 2011 तक की जनगणना में जाति जनगणना इन्होंने क्यों नहीं की? ये क्या जातियों के विरोध में थे? दूसरा कृपा करके बताएं, मुसलमानों को, ओबीसी मुसलमानों को तो आरक्षण पहले से ही मिल रहा है, नया आरक्षण कौन सा देने वाले? ये कहिए ना सत्य कि आप जो है जातिगत आरक्षण से आगे हटकर आप धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का आप जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को हमने बुर्का फाड़ दिया है, उसको हमने स्थगित कर दिया है। इसलिए आप बहुत पीड़ित हैं। और बताइए ना, पीएफआई के 1600 लोगों को क्यों छोड़ा था आपने? आप पीएफआई के साथ आप गलबैया क्यों करते हैं? राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन लेके वायनाड का चुनाव क्यों लड़ते हैं? कर्नाटक में आज भी एसडीपीआई का आपने समर्थन क्यों लिया हुआ है? आप इतने बेशर्मी क्यों करते हैं? आतंकवादियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है? नूरा इब्राहिम से आपका प्रेम क्यों था? याकूब मेमन के आप जो है, याकूब मेमन के का जो है कब्र पर आप उसका जो है सुशोभीकरण करने का दुष्कर्म क्यों करते हैं? याकूब मेमन के तलवे चाटने का आप कुकर्म क्यों करते हैं? ये बताइए ना, आतंकवादियों से इतना प्यार क्यों है आपको? आपकी प्रियंका की मम्मी को सारा प्यार जो है आतंकवादियों से क्यों हो जाता है? ये तो बताइए ना, आतंकवादियों को तलवे चपाचप क्यों चाटती है सोनिया गांधी? देखिए यहाँ पर दोनों की अपनी राय है। जी न्यूज यहाँ पर इस बिल्कुल साफ कर देता है कि आप ये जो मेहमान जुड़े हैं ये अपनी राय रख रहे हैं। हम अतुल लोंढे और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे तो और जो मेहमान जुड़े हुए उनके पास नहीं जा पाएंगे। अतुल लोंढे मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपका हमने कभी सपोर्ट लिया नहीं। झूठा जो कर रहे हैं। देखिए ये आप लोग की निजी राय है। जी न्यूज इस कार्यक्रम में शामिल मेहमानों के बयानों या तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है। मैं आगे बढ़ता हूं एस शंकरना के पास, जो जेडीएस के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे एक सवाल लेता हूं, फिर मैं आऊंगा अतुल लोंढे और प्रेम शुक्ला आपके पास। ये बात बताना चाहिए अतुल जी मैं फिर आऊंगा। अतुल जी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई दिखाई पड़ रही है कर्नाटक में भी, टीवी पर भी दिख रही है। कम से कम जेडीएस जो आपके पुराने सहयोगी उनके पास तो जाने दीजिए। क्या पता इनकी जरूरत पड़ जाए आपको चुनाव बाद, उनको तो बात करने दीजिए। एस शंकरना। नमस्कार सर। एस शंकरना, लगता है कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है, आप तक आने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। आपकी क्या राय है? क्या जो अमित शाह ने बयान दिया है 6% मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस लेकर आएगी अगर वो सत्ता में आई, तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? पहली बात तो एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं से एक बात बोलना चाहता हूं, ये कोई सब्जी की मंडी नहीं है। ये जो कोई ट्रेन का सीट के लिए जो झगड़ा होता है नहीं, वो नहीं है। यहां चल रहा है कर्नाटक राज्य का चुनाव चल रहा है। कर्नाटक राज्य के 6.5 करोड़ का भविष्य के बारे में बात चल रही है। आप दोनों लोग ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन हो। अरे मेरे भाई, थोड़ा कर्नाटक के भविष्य के बारे में भी बोलो। हम लोग सालों से इसका वेट कर रही है। और जो हमारे विशाल साहब ने जो पूछा है क्वेश्चन, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन हमारे पार्टी के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा जी ने 1994 में ही दिया था। उसका जो है मॉडल पूरे देश में फॉलो किया गया था।
अभी पूरे 5 साल चुप बैठ के भाजपा सरकार चुनाव आने से सिर्फ 2 महीने पहले वो रिजर्वेशन निकालता है, फिर बोलता है, कांग्रेस बोलती है कि हम वो रिजर्वेशन लाएंगे बोल के। तो आप डेवलपमेंट के इश्यूज को छोड़ के ये आरक्षण का विषय और ये जो धर्म का विषय लेके हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। शंकरमण जी, चलिए आपने अपनी बात रखी, आप ये बताइए आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस को आपकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस, अतुल जी को जितना मैं सुन पाया, क्योंकि वो स्काइप से जुड़े हैं, कुछ आवाज कट रही थी, अतुल जी तो ये कह रहे थे कि आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2018 में कांग्रेस बुके लेके कुमार स्वामी जी के घर की तरफ आई थी, हमने गए थे। 2004 में भी बीजेपी बुके लेके कुमार स्वामी जी के घर के पास आई थी, हम नहीं गए थे। हम कभी भी नहीं जाते। तो इस बार अगर इस बार जरूरत पड़ी तो किसके साथ जाएंगे, बीजेपी या कांग्रेस, जेडीएस का क्या रुख रहेगा? हम तो 6.5 करोड़ कर्नाटक के लोगों के साथ जाएंगे और वो भी हमारे साथ ही आएंगे। डीके दुबे हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। डीके दुबे जी, आपने पूरी बहस को सुना, आप बहुत करीब से कर्नाटक के चुनाव को भी देख रहे हैं। क्या लगता है, मुद्दे गायब हो रहे हैं, विकास के मुद्दे पीछे हट रहे हैं, धार्मिक जातिगत मुद्दे हावी होते जा रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में? डीके दुबे, ऐसा है, अपोजिशन के पास चूंकि मुद्दे नहीं थे इसलिए उन्होंने छेड़ा ही कि इस मुद्दे पे डिस्कोर्स बदल दें, और डिस्कोर्स बदलने के लिए उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी। तो आग में घी किसने डाला? घी तो इन्होंने ही डाला और इन्होंने ही बात छेड़ी। दूसरी बात जहां तक आरक्षण की रहती है, तो ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं अतुल जी, ये स्पेशल आरक्षण है जो लिंगायत का काट कर बनाया गया था। ये आरक्षण खत्म किया गया, इसमें स्पेसिफिक आरक्षण की बात है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है। तो ये बता दीजिए, क्या इस्लाम किसी को जातिगत आधार पर कोई इक्विवेलेंसी देता है? और जहां तक ये कह रहे हैं सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये तो उच्च कैटेगरी हैं, जो विदेशी कैटेगरी हैं, जो भारत में पशमन्दाओं को खा गए हैं। यानी कि भारतीय जो मुसलमान है, जिसका कहीं हक बनना चाहिए, ये उसको खत्म करने वाली जातियां अगर ये कहते हैं कि इन जातियों को हम आरक्षण दे रहे हैं, तो ये 100% ये कहना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान को ये वैल्यू नहीं देते। ये तो विदेशी जो भारत पर शासन करने के लिए आया था, सैयद, शेख, पठान, मुगल, ये उच्च जातियां हैं उनकी, उनको आरक्षण की बात मेरी तो समझ में आई नहीं कि उनको आरक्षण देने की बात ये कर रहे हैं। मेरे तो अंडरस्टैंड नहीं है, मुझे तो नहीं समझ आया, बाकी अतुल जी को ज्यादा अच्छा मालूम होगा। जवाब लेता हूं। अतुल जी, आप डीके दुबे के आरोपों पर जवाब दीजिए। इसके साथ ही मैं एक सवाल आपसे जोड़ता हूं कि अगर आप लोग इतने कॉन्फिडेंस है कि आपकी सरकार आ रही है, जिस तरह के आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो भाषाई मर्यादा क्यों खोते जा रहे हैं आपके नेता प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? या अगर दूसरी चीज देखें तो आपके अब तक चेहरा भी आपका सामने नहीं आ पाया, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, कौन? कि आपको उम्मीद है जाति और धर्म के आधार पर ही आप राज्य में सरकार बना लेंगे? देखिए, ये सबसे दुर्भाग्य है आज का मीडिया की चर्चा का कि मदन दिलावर जी ने 2 मई को कहा था 2023 को कि खड़गे जी तो 80 साल के ऊपर हो गए, उनको भगवान कभी भी उठा सकते हैं। एक इनका जो सिटिंग कैंडिडेट है वो कहता है कि खड़गे जी की पूरी फैमिली को मार डालूंगा मैं बंदूक से, ऐसा वो अपना एक रील बनाता है। 40 उसके ऊपर संगीन आरोप है, उसकी चर्चा नहीं होती है। आज मणिपुर जल रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। और देश के गृह मंत्री जो है वो कर्नाटक में जो है उनको अपने पार्टी को इंपॉर्टेंस दे रहे, देश को नहीं दे रहे। अब जहां तक दुबे जी ने बात की तो मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि बीजेपी और आरएसएस ये कहती है कि इस देश के जो मुसलमान है पहले के हिंदू ही है, और वही जातियां जो है इधर आई है। अब ये मराठा का आरक्षण का इसी तरह विरोध करते हैं, जाटों के आरक्षण का इसी तरह से विरोध करते हैं कि इनको आरक्षण की जरूरत क्या है, लेकिन ये देखते नहीं है कि आरक्षण कैसे दिया जाता है। सुनिए एक बात, दुबे जी अभी बात सुनिए। अभी ऐसा है कि आरक्षण देते समय बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसका रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, और वो कुछ पैरामीटर्स है, पानी कितने दूर से लाना पड़ता है, कितने लोगों को जॉब है, कितने लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऐसे हवा में आरक्षण नहीं हो जाता है, उसके पीछे एक प्रीमाइस है आर्टिकल 340 का, और आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो पूरी इंक्वायरी किए बगैर आरक्षण दे नहीं सकता है। तो ये जो बात कर रहे हैं दुबे जी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जानने वाला अतुल जी किसी को झूठ नहीं बोलने दूंगा। और एक बात सुनिए, हमने जो 5 गारंटियां दी है, हमने नौकरियों की बात की है, हमने बात की इनके करप्शन की। 1.5 लाख करोड़ खा गए, ये अंडे भी खा गए, बच्चों के सॉक्स जूते भी खा गए। ये लोग पीएसआई का पैसा लेते हैं, अतुल जी चीफ ऑफिसर का पैसा लेते हैं, सब रजिस्ट्रार के नौकरी में पैसा लेते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जहां इन्होंने पैसे नहीं लिए। अतुल जी देखिए मैं आपसे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, आपको इतना मौका दिया। इस पूरे बहस के दौरान मैं देख रहा हूं विकास के मुद्दे को आपने एक बार उठाया है, जातिगत आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, इसी मुद्दे के इर्द गिर्द आप घूम रहे हैं और अभी तक आपने ये जवाब नहीं दिया। अतुल जी, आपसे मैं एक जवाब चाहता हूं, उसके बाद एक ब्रेकिंग आ रही है, मैं उस ब्रेकिंग को लूंगा।
कर्नाटक में कांग्रेस का चेहरा कौन, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार? आप चेहरा क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? कर्नाटक में जो हमारे 150 सदस्य चुन के आएंगे वो तय करेंगे कि इस प्रदेश का मुखिया कौन होगा। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो भी कांग्रेस में झगड़ा अभी लगने वाला नहीं है। हम झगड़ा नहीं लड़ा रहे। खैर चलिए, अभी कर्नाटक से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कर्नाटक में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधर्म के काम में लगी हुई है कांग्रेस, ये बयान आया है। चलिए सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ बोला है। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जग विख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना कि हिंदू आस्था को यहां पर आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। इसके साथ ही एक सवाल आपसे यह है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं बचा? प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना पड़ रहा है, अमित शाह जी को लगातार कैंप करना पड़ रहा है, योगी जी को कैंप करना पड़ रहा है। मोदी के सहारे ही आप पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। पहले योगी पर प्रतिक्रिया, फिर इस सवाल पर आपका जवाब। प्रेम शुक्ला। देखिए, हिंदू आस्था पर कांग्रेस ने बारंबार चोट के इतिहास इनका है। पंडित नेहरू कहते थे हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और जो है हिंदुओं को आतंकवादी कहने का दुष्कर्म इसी कांग्रेस ने किया। भगवा आतंकवाद टर्मिनोलॉजी सुशील कुमार शिंदे ने सोनिया मायनो के निर्देश पर इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी कहने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। राम को काल्पनिक कहने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। राम मंदिर पर ताला लगाने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। शिलान्यास रोकने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। कपिल सिब्बल चले गए सुप्रीम कोर्ट की, राम मंदिर को जो है उस पर जजमेंट मत दो, चुनाव खत्म हो जाए फिर जजमेंट दो। तो कांग्रेस के तमाम कुकर्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया, बजरंग दल को 10 दिसंबर 1992 को प्रतिबंधित किया था, लेकिन बाहरी कमीशन ने कांग्रेस के इस कुकर्म पर चाटा मारा, तमाचा मारकर जो है उसको जो है बजरंग दल के प्रतिबंध को हटा लिया था, क्योंकि इनके पास कोई प्रमाण नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबंध को हटा लिया था क्योंकि कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं था। ये तो बाटला हाउस के आतंकवादियों को के मारे जाने पर रोते हैं, जब जो है बलिदानी मोहनचंद शर्मा के लिए आंसू श्रीमती सोनिया गांधी के नहीं टपकते हैं। आंसू किसके लिए टपकते हैं? एक आतंकवादी के लिए टपकते हैं। किसको भगाते हैं? चरारे शरीफ से मस्तगुल के लिए स्पेशल कॉरिडोर खोल देते हैं। याकूब मेमन की कब्र पर जो है प्रेम शुक्ला जी, आप मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, क्या मोदी को ही हर चुनाव में जाना पड़ेगा, लगातार कैंपेन करना पड़ेगा? देखिए, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा इतना लोकप्रिय चेहरा है, जिसके बारे में इस्राइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप इस्राइल आके चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे। ये ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी की तरह तो है नहीं कि जहां जहां राहुल गांधी चले जाएं वहां बंटाढार हो जाता है। तो अब इनके पास जो है, अब इनके पास प्रचार करने के लिए अच्छा प्रचारक नहीं है। राहुल गांधी जैसा बंटाढार वाला व्यक्ति है, तो इसके लिए मोदी जी प्रचार नहीं करें। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई पार्टी अतुल पाटिल जी, जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ के बयान से लेकर प्रेम शुक्ला जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अतुल लोंढे। नहीं, ऐसा है कि अपन झूठ पे झूठ अगर बोलना है किसी को, तो किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लोकतंत्र है। इन्हें पता ही नहीं है कि शिलान्यास जो है राम मंदिर का वो राजीव गांधी जी ने किया, और जो 66 एकड़ की जगह जो है, 66 एकड़ की जगह नरसिंह राव ने दी थी, इनके भंडारी नाम के उपाध्यक्ष है, वो कोर्ट में गए थे। तो नरसिंह राव जी ने सुप्रीम कोर्ट पे ये जिम्मा सौंप दिया था कि आप राम मंदिर का इशू जो है वो हमें मार्गदर्शन करें, और सुप्रीम कोर्ट ने मार्गदर्शन किया, सबने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये झूठ पे झूठ जो है वो बोलते जाएंगे, इनके झूठ को कोई नहीं है। इन्होंने देखो मां समाना है हमें सोनिया जी, इस देश में बहू बन के आई है, सर से कभी पल्लू नहीं गिरा, कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं कही। उनके बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं ये आपने देखा है। राहुल जी को तो रोज गालियां देते हैं, ये तो क्या गाली की बात करते हैं। यहाँ तो क्या गंदा कहा? महाभारत लिख जा, विशाल जी क्या गंदा कहा? श्रीमती कहना गंदा है?
सोनिया गांधी को श्रीमती नहीं कहे, सोनिया बाई कहे। सोनिया गांधी नहीं कहा आपने, सोनिया गांधी श्रीमती सोनिया गांधी कहना गाली है, सोनिया गांधी नहीं, श्रीमती गाली हो गई, श्रीमती गाली है। अतुल पाटिल देखिए, मैं बार बाला कहूँ संजय निरुपम की तरह, आपके संजय निरुपम की तरह बार बाला कहूँ, तब आप खुश हो जाएंगे। देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अतुल पाटिल जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि डिबेट की मर्यादा को बनाकर रखा जाए। मैंने क्या कहा? मैं तो मर्यादा ही बना रखा हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी कह रहा हूँ तो बुरा लग जा रहा है इनको। श्रीमती सोनिया गांधी कह रहा हूँ। अब देखो इनका सुन लीजिए भाषा का स्तर, इनके भाषा का स्तर सुन लीजिए विशाल जी। अतुल जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है, सुन लीजिए। नहीं, मैं तो भाषा का स्तर संभाल के चल रहा हूँ, लेकिन अतुल जी, प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों से निवेदन है, थोड़ा धैर्य रखिए, शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखिए। मैं फिलहाल एसएस शंकरना के पास चलता हूँ। अतुल पाटिल जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। मैं फिलहाल एसएस शंकरना के पास चलता हूँ। एसएस शंकरना, आपके हिसाब से कर्नाटक में जिस तरह से अग्रेसिव प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार हो रहा है, क्या लग रहा है कि जेडीएस का जो मूल गढ़ रहा है, क्या उसमें भी बीजेपी या कांग्रेस कोई सेंधमारी कर रही है इन मुद्दों के सहारे? कर्नाटक में एग्रेसिव कैंपेन नहीं हो रहा है। कर्नाटक में दोनों पार्टी की तरफ से दिन में कर्नाटक के लोगों को तारे दिखाने के काम हो रहा है। कर्नाटक में एग्रेसिव पॉलिटिक्स कैंपेन नहीं हो रहा है। कर्नाटक में कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, और इस कैंपेन से लोग भली बहुत जानते हैं कि ये जो दिग्गज लोग हैं और 1-2 दिन में कर्नाटक से चले जाएंगे। अंत तक कर्नाटक के लोगों के साथ अगर कोई रहेंगे तो वो है हमारे जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी जी। और एक बात, मैं योगी जी का स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। योगी जी बोलते हैं कि जेडीएस अधर्म का रास्ते पर जा रहा है। योगी जी, अधर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है आप भूखमारी के बारे में बात करिए, धर्म का मतलब है आप एग्रीकल्चर के बारे में बात करिए, धर्म का मतलब है आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करिए, धर्म का मतलब है आप कर्नाटक के लोगों का फ्यूचर के बारे में बात करिए। वो सब यही तो सवाल है कि जो मूल मुद्दे हैं वो क्यों गायब होते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से डीके दुबे के पास चलता हूं, फिर अतुल पाटिल के पास मैं आऊंगा। डीके दुबे, मेरा फिर से आपसे यही सवाल है कि जिस तरह के मुद्दे आते जा रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में, चाहे वो पीएफआई का मुद्दा आए, बजरंग दल का मुद्दा आए, या कांग्रेस की तरफ से जो 40% कमीशन का मुद्दा उठाया जा रहा है, पीएम मोदी ने आज 85% कमीशन का मुद्दा उठाया जो राजीव गांधी जी की तरफ से बयान था, क्या आपको लग रहा है कि कर्नाटक का चुनाव मुद्दों की तरफ जा रहा है थोड़ा बहुत आते आते, या फिर बिल्कुल गायब हो रहा है, ध्रुवीकरण की तरफ ही भाग रहा है चुनाव? उसका कारण है, अभी मैं कल वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये कहा है कि अगर यूएस ने अपनी सीलिंग ना बढ़ाई कर्ज की तो यूएस रिसेशन में जा रहा है। फिर उसने पूरी स्टैटिस्टिक्स दी है पूरे वर्ल्ड की, और उसमें कहा है कि 65% चांसेस हैं कि यूके रिसेशन में चला जाएगा, किसी का 75%। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने भारत के लिए कहा है कि भारत में जो रिफॉर्म हुए हैं, भारत सरकार जिस तरह से इस समय भारत में एंटी करप्शन का चल रहा है, उसके आधार पर भारत 0 रिसेशन पर जाने वाला है। यानी कि सिर्फ संसार में एक कंट्री बचेगा जो रिसेशन से बाहर रहेगा। चाइना भी 12.5% चांसेस हैं कि वो रिसेशन में चले जाएंगे। तो अब आप बताइए, जब पूरे वर्ल्ड की आईएमएफ की रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हमने पढ़ी, तो पूरे वर्ल्ड की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो समस्या ये आती है कि अगर ग्रोथ पर बात करेंगे, डेवलपमेंट पर बात करेंगे, तो वो मुद्दों पर पहुंचेंगे ही नहीं। इसीलिए उधर से वो प्रश्न करने शुरू करते हैं और फिर दोनों तरफ से बात होनी शुरू कर देते हैं। मैं एक बार प्रेम शुक्ला के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, द केरला स्टोरी जो आई है उस पर भी काफी चर्चा इस वक्त हो रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा ले रहे हैं कर्नाटक में केरला स्टोरी की जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को? केरला स्टोरी जो है वो सबके सामने है। अगर जो है लव जिहाद के लिए हिंदू और ईसाई लड़कियों को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फांस कर उनको सेक्स स्लेव बनाकर अफगानिस्तान और सीरिया भेजा जाएगा, तो ऐसे मामलों में क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? जोधा अकबर इतिहास की कोई घटना ही नहीं है, कोई जोधा नाम की कोई व्यक्तित्व हुई ही नहीं, लेकिन जोधा अकबर जो है
इनका कहेंगे कि तो भाई ये तो क्रिएटिविटी है, और जो सत्य है उस सत्य को सबके समक्ष उद्घाटित करना, यह जो प्रोपेगेंडा हो गया, कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा हो गई, केरल स्टोरी प्रोपेगेंडा हो गई। अरे भाई आप प्रोपेगेंडा करने पर तो आमादा है। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेसी लौ जिहादियों के धन पर अपनी वकालत चला रहे हैं और लौ जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के लिए आप भारत की निर्दोष लड़कियों को फंसाकर जो लोग कुकृत्य कर रहे हैं उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। जिस पार्टी की अध्यक्ष लंबे समय तक एक महिला रही हो, उस पार्टी के लोग महिलाओं के उस उत्पीड़न पर इस तरह से जो है अगर हास्यास्पद बयान देते हैं तो ये निश्चित तौर पर अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी बेशर्मी को जो है सबके सामने ले आता है। अतुल पाटिल, केरला स्टोरी को अगर ये मुद्दा बना रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? इनके मुताबिक केरला स्टोरी में जो दिखाया जा रहा है वो समाज का एक सच है। आपका स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मेरे मुंह से तो गटर नहीं बहता और मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करता, लेकिन अभी सच बात बताता हूं मैं। 9 साल से जो सत्ता में है, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके पास में है, केंद्र की सत्ता जिनके पास में है, बाहर आना जाना इमिग्रेशन जो है इनके हाथ में है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो इस उत्पीड़न के लिए और इस तरह से महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाने के लिए ये खुद जिम्मेदार है, ये खुद ही इसकी बात जो है वो मान्य कर रहे हैं। अभी देखिए, इन्होंने सोनिया जी के बारे में कितना इनको ये है द्वेष है और कितना नफरत है इनके। जिस औरत ने अपने जिस महिला ने अपने गोदी में, जो आपके साथी है संजय निरुपम को बारबाला कहते थे, आज तक माफी भी नहीं मांगी। देखिए संजय निरुपम कौन है? कौन है संजय निरुपम? अतुल पाटिल साहब, प्रेम शुक्ला जी, अतुल पाटिल साहब, प्रेम शुक्ला जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर ये बातचीत हो रही है। उद्धृत कर रहा हूं, बारबाला बोल रहा हूं। संजय निरुपम बारबाला बोलता है, जरा जाइए। अतुल पाटिल और प्रेम शुक्ला, मैं आप दोनों लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कर्नाटक के ऊपर ये चर्चा हो रही है, किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाया जाए, डिबेट दूसरी दिशा में ना जाए। मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं। अतुल पाटिल, आप जवाब दीजिए केरला स्टोरी पर। मैं इनसे डर जाऊंगा क्या? नहीं, ये धमका किसको रहे हैं? इससे डर जाऊंगा क्या मैं? तेरे से डर जाऊंगा क्या रे? हाँ, धमका किसको रहे? प्रेम शुक्ला जी, भारी भाषा मत बोलो, धमकाओ मत, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, धमकाओ मत और बदतमीजी मत करो। आप जैसे बदतमीजों को सुधारना मुझे आता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर ये बहस हो रही है। लुक्खों की तरह बात करते हैं। अतुल पाटिल, प्रेम शुक्ला, मैं आप दोनों से कह रहा हूं भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बात हो रही है, हम चुनाव तक ही सीमित रहे, मुद्दों पर सीमित रहे, जिस पर भाषणों में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है वहां तक सीमित रहे तो बेहतर होगा। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो कर्नाटक के वोटर्स आपको देख रहे हैं, आप उनके मुद्दों पर बात करिए। अतुल पाटिल, आप जवाब दीजिए केरला स्टोरी पर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। निवेदन यही है कि आप में से कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। अतुल पाटिल, जवाब दीजिए। केरला स्टोरी पर मैंने बात बता दी। अगर केरला स्टोरी को ये सच मानते हैं तो ये इनकी असफलता है और इनके वजह से जो तकलीफें केरला की बच्चियों को सहन करनी पड़ रही है उसकी जिम्मेदार भाजपा है। ये खुद ही इस बात को मान्य करते हैं। अभी आप देखिए, ग्रोथ स्टोरी देखिए इनकी क्या है। पेट्रोल देने वाले थे 100 रुपए में, जब 112 बैरल प्रति बैरल था अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल का दर, अभी कितना है? अभी 80 के अंदर है। फिर भी इन्होंने टैक्स लगाकर 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल रखा है, डीजल ऊपर रखा है। जब डॉलर 58 रुपए था तो आईसीयू में था, अभी 82 रुपया है। अतुल जी, आपने अपने राज्यों में कुछ कम किया? अतुल जी, बिल्कुल, हमने 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो 500 नहीं, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं मैं। हमने बिल्कुल, सुनिए ना मेरी बात। देखिए, पेट्रोल डीजल का कंट्रोल जो है वो केंद्र के पास होता है और जो वैट होता है वो एड वैलोरम होता है। अतुल पाटिल साहब, स्टेट का वैट भी तो होता है, स्टेट का भी तो वैट होता है। कई जो राज्य है वो कम करते हैं। तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई। जी, ऐसा है, वैट एड वैलोरम होता है। इन्होंने ड्यूटीज कम कर ली कि टैक्स जो वैट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इनकी ड्यूटीज ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल का दर 100 रुपया हर राज्य में है, तो मत बताइए कम किया है। दूसरी बात, 500 रुपए में सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे, 25 लाख का हमारी संजीवनी योजना है। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सब जगह दी है। जितने राज्यों में हमारी सत्ता आई उसमें हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है और सस्ता दुकान जो है वो राजस्थान में लग चुका है। हिमाचल में पहले कैबिनेट में दिए हुए वचन हमने पूरे किए। पाटिल साहब, आप जो मुद्दे हमें यहाँ पर गिना रहे हैं, जमीन पर क्यों नहीं गिना पाते हैं आप? जमीन पर बिल्कुल यही, आप गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे थे, हमारे भाषण यहीं पर हो रहे हैं और कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीटें। चलिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए। हालांकि ये महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई के ऊपर आपकी सरकार को घेर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, करप्शन। देखिए, अब महंगाई की दशा है कि राजस्थान सबसे अधिक महंगा पेट्रोल डीजल का है। राजस्थान में वैट हमने मध्य प्रदेश में घटा दिया,
गुजरात में घटा दिया, उत्तर प्रदेश में घटा दिया, लेकिन इनके राज्यों में वैट नहीं घटा। उल्टा ये जैसे हिमाचल में आए इन्होंने पेट्रोल डीजल का भाव और बढ़ा दिया। तो इनकी ये दशा है कि और आप सुन लीजिए 2004 से 2014 के बीच में हमने मुद्रास्फीति की दर को जो है इनके जमाने में 10% से ज्यादा थी। आज कोरोना काल के बावजूद भी हमारी मुद्रास्फीति की दर को हमने नियंत्रित किया। अब देखिए हम सत्य बोल रहे हैं ना तो चिल्लाएंगे। देखिए पाटिल साहब, प्रेम शुक्ला को बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे प्रेम शुक्ला बीच में नहीं बोल रहे थे, एक एक करके बोलेंगे तो सबका जवाब आ जाएगा। ये भी अब आप बहुत चिल्लाएंगे। पाटिल साहब आपको फिर मौका देंगे, क्योंकि आज तो देखिए कर्नाटक की असली लड़ाई टीवी पर ही दिख रही है। जेडीएस और मुद्रास्फीति की दर जो है जी वो 5% से ज्यादा नहीं थी। तब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बताते थे, उनके जमाने में 10% एवरेज महंगाई दर जिससे नापी जाती है मुद्रास्फीति की दर थी, और 5% एवरेज मुद्रास्फीति की दर पिछले 9 वर्षों में है। कोरोना काल में भी हमने मुद्रास्फीति की दर 6.5% से अधिक नहीं जाने दी। हमने लगातार जो है मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित किया, क्योंकि हम जो है इटली में पैसा थोड़े भेज रहे थे। ये तो जो है 2G 3G जीजा जी चोरकटाई पर आमादा सारे लोग इतना जो है इतना चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा लोंडे जी। लोंडे के चिल्लाने से सत्य नहीं बदल जाएगा ना। सत्य ये है कि महंगाई के समय इनके जो नेता थे फिर लगातार चिल्ला रहे हैं। देखिए विशाल जी लगातार, चलिए मैं लगातार, चलिए प्रेम शुक्ला जी आपने जवाब दिया, प्रेम शुक्ला जी आपने जवाब दिया, अतुल पाटिल आपने जवाब दिया। एक बार फिर से जेडीएस के पास चलते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत किसी ना किसी को पड़ सकती है। उनको आप लोग अभी से ही साथ रखिए, किसी ना किसी को जरूरत पड़ सकती है। ऐसा शंकरना, क्या ग्राउंड पर आपको महंगाई का कोई मुद्दा दिख रहा है, या फिर यही मुद्दे चल रहे हैं जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं? महंगाई से तो हम लोग तरस रहे हैं। तो मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? कमी किसकी हो रही है अगर आप त्रस्त हैं तो? उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया, और ये जो इस तरीके से जो झगड़ रही है, इसी वजह से कर्नाटक के लोग पहली बार अभी इस बार रीजनल पार्टी को वोट देंगे। हमको दिल्ली के नवाब लोग नहीं चाहिए, हमको दिल्ली के सुल्तान लोग नहीं चाहिए। मैं शुक्ला जी से और पाटिल जी से पूछना चाहूंगा कि वो कभी कर्नाटक को ठीक तरीके से 2 दिन तो घूमे हैं क्या? 2 दिन तो आप घूमे हैं कर्नाटक के नेता तो घूम रहे हैं। खैर उनकी दोनों की पार्टियों के नेता घूम रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। मैं चलिए आपके पास फिर आऊंगा, एक बार डीके दुबे के पास चलता हूं। डीके दुबे, कर्नाटक चुनाव में जाति धर्म के अलावा सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखें तो क्या कांग्रेस कोई सेल्फ गोल कर रही है? जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, चाहे पीएम को गाली देना हो या बजरंग दल को बैन करने की बात हो, ये सेल्फ गोल माना जाएगा या फिर कांग्रेस की कोई रणनीति है ये? देखो, ये तो कहना पड़ेगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा इसलिए है क्योंकि इनके मुंह में सबके ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उनको अवसर दे देते हैं। जैसे केरला स्टोरी की बात आती है, केरला स्टोरी कब की है ये पता है कि वो स्टोरियां कब की हैं? वो कांग्रेस का शासन यहाँ पर हुआ करता था तब की स्टोरियां हैं। और अफगानिस्तान का प्रकरण है, और उस समय इन्वेस्टिगेशन यूएस ने किया था, अफगान वो वापस नहीं आया था, और उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट यहाँ पर मंगाई गई थी। और भारत में जो केसेस दर्ज हुए थे उन दोनों के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जो निर्माता हैं उन्होंने डिस्क्लेमर लगाने से मना कर दिया था कि हम इस पर डिस्क्लेमर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां ये कहा गया कि आप सिर्फ ये लगा दीजिए कि इसमें डिस्क्लेमर कि ये सब फिक्टिशियस है। उन्होंने कहा ये रियल स्टोरीज के आधार पर है, भारत में हो रहा है, मेरे पास पूरी रिपोर्टिंग है, इसलिए इन पर किसी प्रकार का भी डिस्क्लेमर नहीं लगाया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लेकर जाइए केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने मालूम है क्या कहा? केरला हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब साधु संतों को आप ऐसे दिखाते हैं और उनको लुटेरा गुंडा दिखाते हैं तब तो सवाल नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि रियल स्टोरीज के आधार पर ट्रू स्टोरीज निकाली गई हैं तो फिर इन पर आपको कहने का क्या अधिकार है? तो ये जो स्टोरीज हैं ये रियल स्टोरीज हैं। और डीके दुबे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं अतुल लोंढे से उसका जवाब लेता हूं, फिर प्रेम शुक्ला के पास चलेंगे। अतुल लोंढे, क्या कांग्रेस सेल्फ गोल करने में माहिर है? क्या कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है उसका अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है? जिस तरह की बयानबाजियां सामने आती हैं, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होता है? देखिए विशाल जी, अगर कोई चीज ग्राउंड पर है तो वो है महंगाई, बेरोजगारी और 40% की पे सीएम की सरकार। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सारे हिंदी चैनल में बातें चल रही है। और डीके दुबे जी, मैं यहाँ बैठा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने
जो उनका ट्रेलर था वो हटाने की बात की है। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं 3 लोगों का ये स्टोरी है। उन्होंने ये कह दिया डिस्क्लेमर की जो बात है कोई डिस्क्लेमर की बात नहीं हुई है। और जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं आईसीस कब आया, क्यों झूठ बोलते हैं आप? आईसीस के बाद की अगर ये बात है, सुनिए 1 मिनट, आईसीस की अगर बात है तो आईसीस कब आया? तो ये सारी बातें ध्यान में रखकर बात कीजिए। सुनिए सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं। पाटिल साहब आराम से ये कोई ये सियासी मैदान नहीं है। आप अपनी बात रखेंगे, दर्शक सुनेंगे, वोटर सुनेंगे, आराम से शालीनता के साथ बात रख रहा हूँ जी। शालीनता से ही बात मैं रख रहा हूँ। नहीं है, आपको लगता है कि आईसीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद आया? ऐसा नहीं है। आईसीस आप पहले पता करिए कैसे कैसे बोर्ड लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें हटा दी है। जब उनको फिगर्स पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पिछले 6 साल की फिगर्स, अभी 2020 तक का जो फिगर है 6 साल का, वो फिगर फिर उन्होंने वो भी सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया हम हटा देंगे। तो ये सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरी विनती है हाथ जोड़कर कि आप विश्लेषक हो, आप तटस्थ हो। मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैंने भी सुना है, सारी जो सुनवाई है लाइव लॉ में दिखती है, सुनाई देती है, तो हमने देखा है, सुना भी है, सारी लिंक मिलती है। अच्छा अतुल जी मैं प्रेम शुक्ला के पास जाऊं। एक सवाल और आपसे बनता है, वो ये कि राहुल गांधी गुजरात के चुनाव में प्रचार करने गए तो आपकी पार्टी की हालत तो बहुत खराब हो गई, या जहां जहां इससे पहले गए, हिमाचल में नहीं गए वहां आपकी सरकार आ गई। कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, अच्छे से कर रहे हैं, मुझे कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ऐसा तो प्रचार नहीं हो रहा। मैं हावेरी में बैठा हूं पिछले 15 दिन से, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में। आज हावेरी डिस्ट्रिक्ट में अभी शायद मोदी जी की सभा शुरू हो गई होगी, वहां पर अभी एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। एक हाथ में हमारे भगवान बजरंगबली का झंडा था और दूसरे हाथ में दारू की बोतल थी और गाड़ी से भिड़ गया वो। उसको हमने उठा के गाड़ी के साथ बाहर निकाला, नीचे गिर गया था रास्ते में। तो इस तरीके से इनका प्रचार यहाँ चल रहा है। देखिए अतुल जी, बजरंगबली और शराब की बोतल, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, ये आपका निजी बयान है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दों से जुड़ा है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका अपना निजी बयान हो सकता है। मैंने किया ना जी, मैंने वहां पर, मैं था ना वहां पर। आप भाजपा की रैली में थे? सुनो, मैं करजगी गांव और धर्मकुटी गांव में गया था। हाँ। वहां से मैं वापस आ रहा था, ये एक्सीडेंट एक कार का, अल्टो कार का हुआ और सामने एक गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हमारे सामने हुआ। गाड़ी पूरी नीचे गिर गई थी, वहां हम खड़े रह के उसको उठाया है, हम थे वहां पर। और हम आपको चलिए, आपने जो, लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में अगर आपकी सरकार आती है तो जीत का सेहरा क्या राहुल गांधी के सर, और अगर नहीं आती है तो क्या हार का सेहरा भी राहुल गांधी के सर? एक बात आप समझ लीजिए, जीत कांग्रेस की हो रही है, इसीलिए खड़गे जी को परिवार के साथ मारने की बात हो रही है, इसीलिए खड़गे जी को भगवान उठा लेगा, इस तरह की बात भाजपा कर रही है। और यहाँ पर सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और 40% का करप्शन, ये 3 ही मुद्दे। लेकिन बाद में गालियां तो पीएम तक भी चली गई है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जी। देखिए, जिस तरह की हल्की बातें अतुल पाटिल कर रहे हैं, उतने नीच स्तर पर मैं नहीं उतर सकता। हनुमान जी के भक्तों को शराबी बता रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे कि राहुल गांधी कोकीन के साथ पकड़े गए थे। तो जो कोकीन के नशे में रहते हैं उनसे आप होश वाली बातों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि अमेरिका के एक एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ राहुल गांधी पकड़े गए थे। तो जो कोकीन के नशे में रहते हो उनको जो है बजरंग बली के भक्तों में भी शराबी दिखाई देंगे। देखिए शुक्ला जी डिबेट में परे न जाएं, इसी पे रहे और भाषाई मर्यादा बनाकर रखें, दोनों से निवेदन है। पाटिल साहब, शुक्ला जी, आप दोनों से निवेदन है। प्रेम शुक्ला अपनी बात रखिए जी। कोट कर रहा हूं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को, मैं उद्धृत कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात रखिए जी। उद्धृत कर रहा हूं कि कोकीन पीकर, जो कोकीन के नशे में जो लोग हैं, उनको बजरंग बली के भक्त भी शराब के नशे में दिखाई देते हैं। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को मैं जिक्र कर रहा हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम फिर देखिए चिल्ला रहे हैं लगातार, इनका चिल्लाहट बता रही है कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। पाटिल साहब, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी देखिए मुद्दों से ना भटके, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। क्या प्रेम शुक्ला जी, पाटिल साहब, मैं तो मुद्दों पे ही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, गालियां बक रहे हैं। पाटिल साहब आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी अच्छे प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक करके भाषा सुन लीजिए इनकी भाषा। ये अपना संस्कार बता रहे हैं कि इनका पितृकुल जो है कहाँ का रहा है। देखिए पाटिल साहब, शुक्ला जी, मैं आप दोनों लोगों के पास आऊंगा। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे मेरा एक अगला सवाल है, उसका मेरे पास बहुत समय कम बचा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे सवाल ये है कि क्या आपको बैठे बिठाए मुद्दा दे रही है कांग्रेस कर्नाटक में? क्या ये आपके लिए सोने पे सुहागा होता जा रहा है? कई ऐसे जो मुद्दे आ रहे हैं,
लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बकना श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक जो कांग्रेस के विविध अध्यक्ष हैं, उनको एक गरीब वंचित वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गया, इसके कारण जो इटली से आयातित लोग हैं उनको बहुत पीड़ा है, इसलिए लगातार गालियां बकते हैं। और जनता जो है भली भांति जानती है कि उनका सेवा करने वाला कौन है, उनको लूटने वाला कौन है। तो लुटेरों के खिलाफ 85% कमीशन खाकर इटली में, ननिहाल में धन भेजने वालों को कर्नाटक की जनता पहचानती है और कर्नाटक की जनता पाटिल साहब जवाब दीजिए, खड़ी है, इसलिए परेशान, इसलिए गालियां दे रही है। पाटिल साहब जवाब दीजिए, हार की डर से आप गाली दे रहे हैं? देखिए, सोनिया जी को जितनी गालियां इन्होंने दी है ना, आज तक किसी ने नहीं दी होगी। सोनिया जी एक विदेश से आई हुई बहू नहीं है। गाली क्या दी? देश भर में घरों में एक गाली दी बहू आई है, उनको गाली। अच्छा, विदेश से नहीं आई है? इटली से विदेश से नहीं आई, अकोला अमरावती से आई है। ये बहू है यहाँ पर, जिसने अकोला अमरावती से आई है। 32 गोलियां खाकर अकोला अमरावती से आई है। अपने गोदी में जला है, अपने पति के चितड़े होते हुए देखा, गोली खाली ने हिला, कभी भाषण नीचे नहीं गया है। और ये लोग जो है इतनी नीच हरकत और नीच भाषा उस महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इस देश की बहू है। इसको 2 बार मैंडेट इसके देश ने दिया। आपकी नीचाई दिख रही है, खड़गे जी, आप कितने नीच हैं ये दिख रहा है दोस्त। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं। एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक तरीके से ही लड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, भाषाई मर्यादा बनी रहे। मैं अंतिम में चलता हूं, एक 30 सेकंड का समय है सिर्फ। प्रेम शुक्ला जी, क्या लगता है कितनी सीटें? चलिए अंतिम 30 सेकंड बचा, मैं सबको समय देता हूं। प्रेम शुक्ला जी, कितनी सीटें? अंतिम चरण चल रहा है चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत पाएगी, 130 से अधिक सीटें। चलिए अतुल पाटिल, कितनी सीटें कांग्रेस की? स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को। अतुल पाटिल, मेरा खून छत्रपति शिवाजी महाराज का है और कांग्रेस यहाँ पे 150 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। चलिए जेडीएस तो मैं ऐसा शंकरना, आप बताइए कहां तक हैं आप? किंग मेकर बनेंगे, किस भूमिका में रहने वाले हैं? मैं 13 तारीख को HD कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। किसके सहयोग से? कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए जवाब आप भी सीधा नहीं दे रहे। डीके दुबे, आपको क्या लग रहा है, किसके दावे में कितना दम है? डीके दुबे, देखिए ऐसा है, जिस हिसाब से अपोजिशन सवाल उठा रहा है उससे तो साफ दिख रहा है कि उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए सरकार रिपीट कर रही है वहां पर, ऐसा लग रहा है। चलिए देखिए, तो आज यहाँ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर हमने बहस की। तमाम राजनीतिक मुद्दों से लेकर जो जमीन के मुद्दे थे उस पर पैनलिस्ट ने अपनी राय रखी। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।